साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आज आपके लिए नेट की पाठ्यक्रम में इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास इकाई को आप सभी के सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में हल करूंगी। तो चलते हैं पहली इकाई में। हम लोगों का देखते हैं कितना हम लोगों ने तैयारी की है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सहपाठी कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो होंगी उनका लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा। और यदि वीडियो और भी अच्छी लगती है तो अपने सहपाठियों में साझा करिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आज की जो एक यूनिट है इसको कवर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। आज का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। विकल्प है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 345। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राजभाषा है, मातृभाषा नहीं है। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि हिंदी को मातृभाषा बनाने का जो है वो प्रश्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकारी भाषा है वो राजभाषा है। तो यहाँ पर राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। तो हिंदी नई चाल में ढली ऐसा है भारतेंदु जी के अनुसार। तो ये कब ढली? विकल्प है 1880, 1857, 1873 या 1860। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1873। 1873 ये वाक्य होता है कि हिंदी नई चाल में ढली और ये कालचक्र में प्रकाशित है। तो ध्यान रखिएगा, ये कालचक्र में प्रकाशित है कि हिंदी नई चाल में ढली। तो आपका 1873 सही विकल्प हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। यहाँ पे आप अनुच्छेद कर लीजिएगा। तो बताना है आपको। ए विकल्प है 343 से 351, 334 से 315, 443 से 135 या 334 से 156। तो आप सभी सहपाठी इसको सही कर ले जा रहे हैं। 343 से 351 जो अनुच्छेद हैं उनमें राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो आपको बताना है कि सघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो आपको बताना है कौन सी ध्वनि है। का, टा, जा, ठा। तो आप सभी ने वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से जरूर मिलता है। तो ये जो आपका सही विकल्प होगा डी, जो ठा है वो आपकी सघोष और महाप्राण दोनों ध्वनि है एक साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो आपको बताना है कि इन स्वरों में कौन सा स्वर पश्च स्वर है। आ, ई, ऐ या अ। तो इसमें जो है वो आ पश्च स्वर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ले रहे हैं कि हिंदी के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो भाषाओं का जो विकास क्रम है वो सही कौन सा है। ए विकल्प देखते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी। बी विकल्प देखते हैं, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, हिंदी से पाली। या फिर सी विकल्प, अपभ्रंश, अपभ्रंश से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी। डी विकल्प देखते हैं, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो देखिए चौथा विकल्प वैसे ही कट जाता है क्योंकि हिंदी सबसे पहले आई हुई है और अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो ये अपभ्रंश वाला भी ये भी गलत हो जाता है हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी के बाद पाली नहीं आई है, तीसरा विकल्प भी हो कट जाता है। बचा हमारा पहला विकल्प यानी कि विकास चलता है संस्कृत। संस्कृत में भी हमारी दो संस्कृत चलती हैं, पहली चलेगी वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत जिसमें हम लोगों के साहित्य लिखे गए हैं, ये वाली संस्कृत चलेगी। संस्कृत के बाद में हमारी आएगी पाली, पाली के बाद आएगा प्राकृत, प्राकृत के बाद हम लोगों की आएगी अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में पुरानी हिंदी या करके उसके बाद आ जाती है हमारी हिंदी। तो आपको ध्यान रखना होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में फिर हमारी हिंदी आई है, तो इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो बताइएगा कि मुंडा भाषा परिवार जो है उसका कौन सा क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है या प्रदेश में देख सकते हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर। तो यहाँ पे सभी सहपाठी सही जा रहे होंगे। छोटा नागपुर जो है ये मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित विकल्प नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ए ब्रजभाषा बरेली, बी खड़ी बोली मुरादाबाद, सी मारवाड़ी राजस्थान, डी मैथिली उत्तराखंड। आशा है सभी सहपाठी पकड़ गए होंगे कि यहाँ पे भाषाओं का मिलान किया जा रहा है, वो भी उसके क्षेत्र से। तो यहाँ पे जो सही विकल्प नहीं है वो है मैथिली। मैथिली यानी कि उत्तराखंड, तो मैथिली उत्तराखंड में नहीं बोली जाती, ये पूर्वी हिंदी की है। ये आपकी जो है इधर बिहार में बोली जाती है। मैथिली मिथिला एक तरह से इसका क्षेत्र हो जाता है बिहार का, तो ये मिथिला में बोली जाती है। तो उत्तराखंड में यदि वैसे देखें तो मतलब कई बोलियां हो जाती हैं, जैसे आपकी खड़ी बोली हो जाती है, थोड़ा सा देहरादून साइड, सहारनपुर साइड, यहाँ पर खड़ी बोली हो जाती है। उसके बाद में क्षेत्रीय रूप में देखें तो इसकी दो बोली हैं, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली। यहाँ पर गढ़वाली, तो इस तरह उत्तराखंड में तीन हो जाती हैं। खड़ी बोली आपके हरिद्वार, सहारनपुर, इधर उत्तराखंड देहरादून साइड में आपकी खड़ी बोली हो जाती है। ऊपर जब चलेंगे तो दो क्षेत्र बढ़ जाते हैं क्षेत्रीय रूप में, कुमाऊनी और गढ़वाली या पहाड़ी।
हिंदी। तो ये रहा। चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? विकल्प हैं भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। तो ये जो खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ है सबसे पहले, ये प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय जो भाषाएं हैं हमारी 22 भाषाएं, और एक उसके बाद में भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसकी किस अनुसूची में जो है इन भाषाओं को शामिल किया गया है? पहला है अष्टम अनुसूची यानी कि 8वीं, दूसरा है सप्तम यानी कि 7वीं, तीसरा है नवम यानी कि 9वीं अनुसूची, और 10वीं डी है दसम यानी कि 10वीं अनुसूची। तो आप सभी सहपाठियों को का सही होगा, यानी कि 8वीं अनुसूची या कहें अष्टम अनुसूची में भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? आपको बताना है जो ग्रिम नियम है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ये नियम भी है जो आपको महत्वपूर्ण लगेंगे। ग्रिम नियम और स्वनिम नियम, इस तरह के जो ये नियम हैं प्लेटो ने और बाकी पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने नियम दिए हैं। तो डोडो नियम, इस तरह के नियम हैं, उस पर भी वीडियो हम लेके आएंगे, जल्दी ही लेके आएंगे, आपका सिलेबस भी पूर्ण रूप से कवर कराएंगे। तो चलते हैं कि ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? पहला विकल्प है जर्मन, दूसरा है फ्रेंच, सी विकल्प है रूसी या डी विकल्प है हिंदी। तो देखिए आप कितना सही हो रहे हैं। इसमें पहला विकल्प है जर्मन, जो है ग्रिम नियम वो जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपको बताना है जो हमारी नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, जो हिंदी की लिपि है, का विकास किस लिपि से हुआ है? यानी कि नागरी लिपि किस लिपि से हम तक पहुंची है? खरोष्टी, बी विकल्प ब्राह्मी, सी विकल्प नागलिपि, डी विकल्प है हिब्रू। तो इसमें सभी सहपाठियों का सही होगा, क्योंकि ब्राह्मी से देवनागरी लिपि या नागरी लिपि का विकास हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? आप नहीं वाले शब्दों पे और है वाले शब्दों पे अधिक ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नहीं पे ध्यान कीजिए, नहीं बोली जाती है। ए विकल्प अवधी, बी विकल्प खड़ी बोली, सी विकल्प मैथिली और डी विकल्प ब्रज। तो आप सभी पकड़ रहे होंगे यदि आप लोगों ने बोलियों का टॉपिक पढ़ा है। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, मैथिली। तो ये मैथिली जो है अभी पहले प्रश्नों में भी हम लोगों के पास आ गई थी। तो ये मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि बिहार, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में अवधी, खड़ी बोली, ब्रज बोली जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, जो हिंदी है उसको पुरानी हिंदी जो है नामकरण किसने किया? यानी कि हिंदी
शब्द जब अपभ्रंश से आया था तो उसमें कुछ ने पुरानी हिंदी कहा, या सब आलोचकों ने या विचारकों ने अपने अपने मत दिए थे, तो उसको हिंदी को पुरानी हिंदी का जो नामकरण किया है वो किस ने किया है? ए विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प इंशा अल्लाह खां, डी विकल्प चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सभी सहपाठियों का सही हो रहा होगा। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हम राजभाषा हिंदी को पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन सी अनुसूची में है, किस किस अनुच्छेद में है, किसमें क्या वर्णित है। अब प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ए विकल्प 26 जनवरी 1950, बी विकल्प 14 सितंबर 1949, सी विकल्प 15 अगस्त 1947, डी विकल्प 14 सितंबर 1955। तो यहाँ पे सभी सहपाठियों का हमें लग रहा है सही हो रहा होगा। ये है 14 सितंबर 1949। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये है करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? आपको बताना है कि ये जो करम शब्द है इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो किस प्रक्रिया से हुई है। एक बार बता दें, उत्पत्ति मतलब होता है पहली बार, और व्युत्पत्ति मतलब कुछ फेर बदल करके या दूसरी बार या पुनः जो स्थापित होता है उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, सहपाठी समझ लीजिएगा। तो इसमें है आपके विकल्प है कि करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। ए अर्ध तत्सम, बी तत्सम, सी ऋण अनुवाद, डी तद्भव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा अर्ध तत्सम। ये जो करम शब्द है ये अर्ध तत्सम है, क्योंकि देखिए कर्म यदि हो जाएगा तो ये पूर्ण तत्सम होगा, पूर्ण तत्सम होगा। और यहाँ पे क्या है, कर्म है, तो ये अर्ध तत्सम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया है? आपको बताना है जो क्या कहते हैं हमारे व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि जी, उनके पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? ए विकल्प महाभाष्य, बी विकल्प अष्टाध्यायी, सी विकल्प योग वशिष्ठ और डी विकल्प बृहस्पति नीतिसार। आप सभी को पता है ये प्रश्न इसलिए भी अच्छे हो जाते हैं क्योंकि जिनकी जो रचना है उन्होंने वो विशेषता या उनके विषय में कोई कथन उसी अपनी पुस्तक में दिया होगा जो उनकी प्रसिद्धि का भी आधार होती है। तो जो यहाँ पर आपका विकल्प होगा सही अष्टाध्यायी होगा, क्योंकि अष्टाध्यायी के रचनाकार ही पाणिनि जी हैं। तो पाणिनि ने जो है भाषा की जो एक रूपता देने का प्रयास किया है वो अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि जो है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो उसमें उसकी रचना करते हुए या उसको लिखते हुए या उसकी बनावट करते हुए किसका योगदान नहीं होता है? ए प्रत्यय, बी पद, सी धातु, डी उपसर्ग। तो देखिए जब किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो आपको पता है मूल धातु होता है। तो मूल धातु में क्या होता है, मूल धातु में जो पहले लगेगा
वो उपसर्ग हो जाएगा आपका, आप सभी जानते हैं। और धातु के जो बाद में लगेगा वो प्रत्यय हो जाता है। तो हमारा ये भी सही है, हमारा सी विकल्प भी सही है और हमारा डी विकल्प भी सही है। ये तीनों इसमें होते हैं, लेकिन जिसका प्रयोग नहीं होता वो पद। पद का मतलब है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका पद, क्योंकि मूल धातु में उपसर्ग और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द का निर्माण बन के आता है, या दो शब्दों के बाद जो बन के आता है वो पद होता है। तो इसमें आपके इन तीनों का प्रयोग जो है वो शब्द बनाते हुए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वो बी विकल्प सही होगा, पद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, यहाँ पर निम्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। ए बचपन, बी लड़के, सी मातृत्व, डी एकता। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मातृत्व में रूप साधक प्रत्यय है। अगले बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? आपको बताना है जो हमारी हिंदी भाषा है, राजभाषा, उसका संबंध किससे है। ए विकल्प सौरसैनी अपभ्रंश, बी अपभ्रंश, सी पश्चिमी प्राकृत और डी प्राकृत। तो आप सभी को पता है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो हिंदी भाषा का संबंध सौरसैनी अपभ्रंश से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। जो हमारे काव्यशास्त्री हैं आचार्य भरत मुनि, उन्होंने जो हम अपभ्रंश जो भाषा है उसको क्या नाम दिया है? तो देखते हैं विकल्प। ए लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा या डी अशुद्ध भाषा। तो जो हमारे भरत मुनि जी हैं उन्होंने अपभ्रंश को, जो अपभ्रंश भाषा है उसको देश भाषा उसके लिए प्रयोग किया है। तो प्रश्न भी बन सकता है कि अपभ्रंश के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया है, या अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा है? तो यहाँ पे आपके सही होंगे भरत मुनि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? आपको बताना है जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा है वो किसका मिश्रित रूप है। तो विकल्प है संस्कृत निष्ठ, बी हिंदी उर्दू मिश्रित और सी दक्षिणी हिंदी, डी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर मिश्रित है, सपाटी ध्यान देंगे। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी उर्दू जो मिश्रित रूप है उसको हिंदुस्तानी कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रीम नियम का संबंध किससे है? आपको अभी हमने पढ़ा था कि ग्रीम नियम का जो है वो किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। वहां पे अभी पीछे हमने प्रश्न देखा था तो वो जर्मन भाषा से था। यहाँ पे इसी का दूसरा प्रश्न है, ग्रीम नियम से संबंधित ही है कि ग्रीम नियम का संबंध किससे है। ए स्वनिम विज्ञान, बी बोली विज्ञान, सी अर्थ विज्ञान और डी कोश विज्ञान। तो जो ग्रीम नियम है उसका संबंध स्वनिम विज्ञान से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? आपको बताना है अर्धस्वर कौन सा है। विकल्प है य, बी विकल्प है प, सी विकल्प है छ, डी विकल्प है ज्या। इसमें जो आपका सही विकल्प है या विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये अर्धस्वर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोली का लघुत्तम रूप है। आपको बताना है जो बोली है उसका लघुत्तम रूप क्या होता है। व्यक्ति बोली, उपबोली,
सहायक बोली या वर्ण। तो बोली का जो लघुतम रूप होता है वो व्यक्ति बोली होता है। देखिए, पहले व्यक्ति बोलेगा, उसके बाद में वो दूसरे व्यक्ति से बोलेगा, फिर एक क्षेत्र विशेष की हो जाएगी क्षेत्रीय बोली। इस तरह से फिर वो कोश विज्ञान में भी जाती है। तो इसका बोली का जो लघुतम रूप हमें मिलेगा वो व्यक्ति बोली आपका विकल्प सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। आपके विकल्प हैं उड़िया, बी विकल्प बंगला, सी विकल्प असमिया, डी विकल्प कन्नड़। तो जो द्रविड़ परिवार की भाषा है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कन्नड़ भाषा जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है। तो बताना है कि काशी का जो है वो किस क्षेत्र विशेष की बोली को कहा गया है। ए विकल्प बैसवाड़ा, बी विकल्प आरा या भोजपुर, सी विकल्प बनारस, डी विकल्प मगध। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा बनारस। जो बनारस की जो बोली है उसको काशी का कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। पहले हमने प्रश्न देखा था कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था। अब हम प्रश्न देख रहे हैं कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो थोड़ा सा ही प्रश्न में अंतर है लेकिन प्रश्न है। बढ़ते हैं विकल्प देखते हैं। ए विकल्प रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प शिव सिंह सेंगर, डी विकल्प राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा हमारा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुरानी साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ए विकल्प मराठी, बी विकल्प गुजराती, सी विकल्प मलयालम, डी विकल्प हिंदी। तो इसमें जो है भारोपीय परिवार की भाषा जो नहीं है वो है विकल्प आपका मलयालम। मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। आपको बताना है, अभी हमने देखा था कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है। इस तरह के प्रश्न हम देख चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो नहीं है प्रश्न है तो ए विकल्प है बोडो, बी विकल्प है मैथिली, सी विकल्प है भोजपुरी और डी विकल्प है डोंगरी। तो आपको बताना है कि संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं को सम्मिलित किया गया है उसमें इनमें से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी में लौकिक साहित्य तो मिल रहा है, लौकिक साहित्य भी मिल रहा है और इसको अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं हमारी 22 भाषाएं हैं उसमें अभी इसको भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसमें लौकिक साहित्य मिलता है। और जो कहें भोजपुरी का जो कहें शेक्सपियर वो जो है आपके भिखारी ठाकुर है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा नवीन था।
तो आज का सेशन हम लोगों का यहीं पे पूर्ण होता है। आशा है सभी सहपाठियों को नवीन तथ्य, नवीन प्रश्न व्याख्यायित रूप में मिल रहे होंगे। आप सभी का आभार। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगर नवीन तथ्य हैं, आपको लग रहा है कि परीक्षा उपयोगी है, तो अपने सहपाठियों में भी साझा कीजिएगा। और किसी प्रश्न में कुछ संदेह हो या किसी प्रश्न से संबंधित और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।